मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आई होप आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे होंगे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी देख रहे होंगे। तो अगर आपकी पार्टी वगैरह न्यू ईयर की खत्म हो गई होगी तो आई होप आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी होगी आपने। तो सारे क्वेश्चन जो भी हम पढ़ाएंगे आज करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स बहुत पूछता है, उसका कुछ ना कुछ रोल जरूर रहता है। तो आई होप जितनी भी हमने क्लासेस कराई हैं बेसिक से रिलेटेड, मतलब डेली बेसिस पे हम जो भी आपको प्रोवाइड करें आप डेली देख रहे होंगे। तो आज की क्लास हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम डेली शुरू करते हैं। पहले क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हम। आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से किसे हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस पे देख लेते हैं हम। पहला हमारा ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दूसरा है कैटरीना कैफ, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा और चौथा ऑप्शन क्या है आलिया भट्ट। जो भी आंसर आपको लग रहा है आप उसे मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की कोनेरू हम्पी ने, ये खाली जगह में आयोजित 2023 विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं का व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। तो किसने, हम्पी ने जीता है, कोनेरू हम्पी। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में आयोजित विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है महिलाओं की श्रेणी में। तो ऑप्शन देखते हैं हम, कहाँ पर जीता है इन्होंने, जगह का नाम। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है अजरबैजान, तीसरा ऑप्शन हमारा है उज्बेकिस्तान और चौथा हमारा ऑप्शन है सऊदी अरब। आंसर मार्क करिए आप। तो इसका सही उत्तर क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में उन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है इससे रिलेटेड। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो आप बताइए कि कौन सी जगह है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन भी किया गया है, नाम बदल कर के ये नाम नया रखा गया है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है। और अभी हाल ही में आयुष्मान भारत जो योजना है उसको 10 करोड़वें जो लाभार्थी थे उनसे मिलने नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए भी थे। आई होप आप सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, मैंने कल की क्लास में कवर किया था ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, लखनऊ में, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है उज्जैन, चौथा हमारा क्या है ऑप्शन अयोध्या। तो इसका आंसर क्या है, अयोध्या। अयोध्या में नया एक क्या खोला, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। उसका नाम भी आप याद रखिएगा ताकि आपको आने वाले जो पेपर्स हो क्वेश्चन सॉल्व कर सको आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सागर परिक्रमा 10वां चरण जो है कार्यक्रम 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक और विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। एक सागर परिक्रमा कार्यक्रम है जिसका 10th जो एडिशन है अभी स्टार्ट किया गया है। कहाँ से 1 जनवरी से 6 जनवरी तक चलेगा, वो कहाँ से कहाँ के लिए स्टार्ट किया गया है ये पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, गुजरात से आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल से गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी, चौथा ऑप्शन है पुडुचेरी से महाराष्ट्र। आप इसका सही आंसर मार्क करिए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से पुडुचेरी इसका सही आंसर होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सागर परिक्रमा योजना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्विक परिवार दिवस। मैंने आपको पढ़ाया था वैश्विक परिवार दिवस, कल ही पढ़ाया था। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, हर बार मनाया जाता है। शांति, एकता और मानवता के साझा मूल्यों के लिए एक सार्वभौमिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है ये। तो ये कब मनाया जाता है, आप इसके ऑप्शन देखिए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। इसका आंसर मार्क करिए अब क्या होगा। इसका सही आंसर क्या है, 1 जनवरी। इसे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया था इसको। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो या आपको नहीं पता है तो आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है मैंने वो भी रखी है, और जो कल की न्यूज से जो मिस हो गई थी, लगा था कि उस टाइम नहीं अवेलेबल थी या उस टाइम नज़र नहीं गई थी, उनको भी आज ऐड किया। 2 और 3 तारीख का जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, 4 तारीख का, वो सारा आपको एक साथ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा पहला है राजस्थान चिरंजीवी योजना। राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना है। तो आपसे पूछ सकता है कि चिरंजीवी योजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो राजस्थान से रिलेटेड है।
इसमें क्या कहा गया है, आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अपनी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी को केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय करने की दिशा में कदम उठा रहा है। मतलब कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है उनकी जो चिरंजीवी योजना है वो आयुष्मान भारत जो हमारी नेशनल योजना है उसके साथ वो उसको मर्ज करना चाहते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लंबित अनुमोदन के इस कदम का उद्देश्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक एकीकृत पहल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चाहते हैं कि जो चिरंजीवी योजना है राजस्थान की वो हमारी इंटीग्रेट हो जाए किसके साथ, आयुष्मान भारत योजना के साथ, ताकि लोगों को ज़्यादा फायदे मिले। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, मर्ज की गई योजना बिना किसी कटौती के 25 लाख के व्यापक कवरेज को बनाए रखने के लिए तैयार। मतलब कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो 5 लाख का कवरेज देती है, लेकिन जो चिरंजीवी योजना है वो कितना कवरेज दे रही, 25 लाख तक का। मतलब मर्ज तो करेंगे लेकिन वो जो फायदे मिल रहे हैं अभी चिरंजीवी योजना से वहाँ के लोगों को वो नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, एकीकरण 26 जनवरी तक नए स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार है। मतलब 26 जनवरी तक नए कार्ड जारी होंगे तब एकीकृत होगा इसका, जो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को कवर करने के राष्ट्रीय प्रयासों के साथ समन्वित है। नेक्स्ट क्या है, चिरंजीवी योजना जो शुरू में 1.42 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन की गई थी, व्यापक कवरेज प्रदान करना जारी रखती है। अंतिम आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय से पुष्टि की प्रतीक्षा में। मतलब कि जो लास्ट डाटा दिया गया है जो चिरंजीवी योजना को उसके कितने लाभार्थी हैं, 1.42 करोड़ है। अभी नया डाटा आया नहीं है, जब आएगा तो वो भी चीज़ें शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट हमारी आज की न्यूज़ क्या है, ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। ठीक है, ब्रिक्स है, ये 2 जनवरी को आई थी, ये मिस हो गया था तो मैंने आज इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये किस तारीख की न्यूज़ है, 2 जनवरी की न्यूज़ है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। सऊदी अरब, यूएई समेत 6 देशों की ब्रिक्स में होगी एंट्री। ब्रिक्स समूह 2024 में होगा दुगना। मतलब ब्रिक्स समूह में लगभग कितने 6 देशों की 6 या 8 देशों की एंट्री हो रही है। तो अब जितनी पहले उनकी संख्या थी वो कितनी डबल होने वाली है। ठीक है, तो क्या है, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इथियोपिया, मिस्र के निमंत्रण स्वीकार करने पर उभरते बाजार देशों का समूह ब्रिक्स अपनी सदस्यता दोगुनी कर देगा। मतलब पहले जो कितने थे, पहले 5 सदस्य थे, अब 10 होने वाले हैं। क्या है, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र, कितने 1 2 3 4 5। तो आप इनको याद रखिएगा, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र। इन ब्रिक्स 5 देशों के अलावा ये 5 और नए ऐड होने वाले हैं, जिससे कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 10 हो जाएंगे। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित उभरते, ब्रिक्स का मतलब क्या है देखिए, बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। इसका फुल फॉर्म यही है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहित उभरते बाजार वाले देशों का समूह है। 1 जनवरी को एक महत्वपूर्ण विस्तार से गुजरने के लिए तैयार है। ब्लॉक में दक्षिण अफ्रीका के दूत ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब, ईरान, ये सारे देश जो है इन सब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिससे संगठन की सदस्यता प्रभावी रूप से दोगुनी हो जाएगी। मतलब 10 होने वाली है, पहले 5 थे इसमें देश, अब 10 हो जाएंगे टोटल, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में है, अगस्त में मौजूदा ब्रिक्स सदस्यों ने उपरोक्त सहित 6 देशों को निमंत्रण दिया था, जिसका लक्ष्य विकासशील देशों के प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ प्रमुख ऊर्जा उत्पादकों को जोड़ना था। जो भी प्रमुख उपभोक्ता हैं और ऊर्जा उत्पादक हैं उनको सबको जोड़ना चाह रहे थे। एकमात्र गिरावट अर्जेंटीना ने जेवियर माइली के नए राष्ट्रपति पद के तहत अपनी सदस्यता की बोली उलटी। मतलब पहले 6 लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन ऐसा कौन सा देश है, अर्जेंटीना ने सदस्यता लेने से मना कर दिया। भागीदारी और स्वीकृति ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। नए आमंत्रितों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स शेरपा बैठक में भाग लिया, जो उनके निमंत्रण को स्वीकार करने का संकेत है। हाल ही में एक बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुई है। वहाँ पे सारे नए सदस्य जो हैं वो सारे आए हुए थे, तो निमंत्रण को स्वीकार करने जैसा संकेत मिल रहा है उनको। ठीक है, 5 देश जो है 30 जनवरी को मॉस्को में अगली शेरपा बैठक के लिए अधिकारियों को भेजने के लिए तैयार हैं। तो इनकी जो अगली बैठक होगी 30 तारीख को होगी, 30 जनवरी को।
ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप याद रखिएगा कि कौन कौन से देश हैं जो नए शामिल हुए हैं और ऐसा कौन सा देश है जिसने मना कर दिया सदस्यता ग्रहण करने से। ब्रिक्स का विकास कैसे हुआ, तो ब्रिक्स शब्द है 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन में मजबूत आर्थिक विकास को उजागर करने के लिए गढ़ा गया था। ठीक है, 2001 में कितने सदस्य है इसके, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, चार ही सदस्य थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने इसे कब ज्वाइन किया, 2010 में शामिल हुआ है। समूह का विस्तार करते हुए इसमें एक और महाद्वीप शामिल किया गया और इसमें एस अक्षर जोड़ा गया। जो एस जो है, पहले सिर्फ क्या था, ये ब्रिक था। ठीक है, ब्रिक था ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। बाद में इसे 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो इसमें एस जोड़ा गया है। आप ये याद रखिएगा। तक हिस्ट्री हो गई थोड़ी सी, इससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डीआरडीओ का गठन। डीआरडीओ गठन कब किया गया था, अभी हाल ही में उन्होंने अपना 66 जो है स्थापना दिवस मनाया, उसकी वजह से न्यू चर्चा में रही है। तो डीआरडीओ गठन कब हुआ था, डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले चल रहे तकनीकी विकास टीडीईज और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय द्वारा डीटीडीपी को मिलाकर किया गया था। इन सबको मिलाकर के इसका डीएसओ, टीडीई, डीटीडीपी, इन तीनों को मिलाकर के डीआरडीओ का गठन किया गया था। मौजूदा समय में डीआरडीओ के पास 5000 वैज्ञानिक हैं और लगभग 30,000 इसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो आप इसको बस इतना याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी और इन्होंने अपना हाल ही में स्थापना दिवस कब मनाया है, 1 जनवरी को मनाया है। तो क्या है, डीआरडीओ ने 66 स्थापना दिवस मनाया है आपका 1 जनवरी को मनाया है। मतलब 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए हर 1 जनवरी को उसको डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार जो हुआ है वो 66 नंबर का मनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सारी पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये ऑनलाइन क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब जो नियुक्ति हुई है इंडिया की नहीं है, भारत के बाहर की है, चीन की है। तो डोंग जून कहाँ से रिलेटेड है, चीन के हैं। चीन के नए रक्षा मंत्री बने हैं डोंग जून। चीन के साथ हमारी मतलब अलग तरह की ही विवाद भी हैं, साथ में समझौते भी हैं, इसलिए चीन से रिलेटेड न्यूज़ हो या पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ हो, कोई किसी की नियुक्ति हुई हो या किसी को हटाया गया हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो उनके साथ रिलेशंस हैं वो मेंटेन कौन रखते हैं, जो वहाँ पे रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, इन सभी से वार्तालाप के साथ ही हमारी चीज़ें चलती हैं और ख़राब होती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर नए रक्षा मंत्री कौन है, उनकी प्रकृति कैसी है, इस बारे में थोड़ा जानकारी हमें होनी चाहिए। तो क्या रक्षा मंत्री हैं, चीन ने 2 माह पूर्व ली सांगफू को हटाने के बाद सैन्य नेतृत्व में बड़े परिवर्तन का संकेत देते डोंग जून को रक्षा मंत्री बनाया। मतलब इन्होंने किसको हटाया है 2 महीने पहले, ली सांगफू को हटाकर उन्होंने डोंग जून को नया अपना रक्षा मंत्री बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, जिन्हें आखिरी बार अगस्त में सार्वजनिक रूप से देखा गया था, मतलब जिन्हें नया रक्षा मंत्री बनाया गया है उन्हें लास्ट आखिरी देखा गया था अगस्त में। ये घोषणा बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक के दौरान की गई है, जिसमें इस निर्णय के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इसकी घोषणा की गई, कहाँ की गई है, बीजिंग में की गई है। किसने की है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। बिजनेस में जो भी घाटे उतार चढ़ाव देखे गए किसी प्रोडक्ट को लेकर के, उसके बारे में है। तो आईटीसी ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि आईटीसी ने हाल ही में किस प्रोडक्ट के किसानों को, किस फसल की किसानों को उनको नुकसान को बचाने के लिए, जलवायु से चुनौतियों से बचाने के लिए स्काईनेट और माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है। तो तंबाकू किसानों को, आईटीसी ने जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तंबाकू किसानों के सामने बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काईनेट के साथ हाथ मिलाया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव सर्वविदित हैं, सबको पता है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, कृषि पर पड़ता है, कृषि में उत्पादन पर पड़ता है और उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो तंबाकू से रिलेटेड न्यूज़ रही है ये। और तंबाकू क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं, तंबाकू को क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे निर्यात राजस्व, मतलब जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमें जो इनकम होती है, राजस्व जो प्राप्त होता है, उसमें कितना घाटा हुआ है, 800 से 900 करोड़ रुपए का हमें अनुमानित नुकसान हो रहा है। जो फसल खराब हो रही है, फसल को जो नुकसान हो रहा है, उससे हमारा जो हमारा एक्सपोर्ट है तंबाकू का, उसमें 800 से 900 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
रश्मि गोविल, ये नाम आप याद रखिएगा। रश्मि गोविल होंगी आईओसी की अगली मानव संसाधन निदेशक होंगी। आईओसी की अगली मानव संसाधन निदेशक कौन है? रश्मि गोविल है। रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की वो नई निदेशक बनने वाली है। इसमें श्रेणी क्या है उनकी? मानव संसाधन के क्षेत्र में होगी। सरकारी नियोक्ता सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड जो है PSB की अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई है। बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरव्यू लिया गया था। इसमें बता देते हैं आपको, आईओसी के लिए 5 कर्मियों समेत 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था, जिसमें रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। वो इस समय आईओसी में कार्यकारी निदेशक हैं। गोविल जो है रंजन कुमार महापात्र की जगह लेंगी। इन्होंने रंजन कुमार महापात्र को रिप्लेस किया है और वो आईओसी में कब से काम करें? 1994 में शामिल हुई थी और लगभग 3 दशकों के साथ कंपनी के साथ वो काम कर रही हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए उनका प्रमोशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? गुजरात में 12वें दिव्य कला मेले की शुरुआत हुई है। तो दिव्य कला मेला, पहला पूछ सकता है दिव्य कला मेला हाल ही में कौन से राज्य में मनाया गया था? ये गुजरात में मनाया गया था। कौन से नंबर का था? 12वीं बार इसका आयोजन किया गया है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम, क्या है ये दिव्य कला मतलब मेला? क्या दिव्यांग जनों से रिलेटेड, जो हैंडीकैप पीपल हैं उनसे रिलेटेड मेला है ये। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। 12वें दिव्य कला मेला आयोजन हुआ है 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक चलेगा। ये 29 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था ये और 7 जनवरी 2024 तक चलेगा। सूरत गुजरात में किया जा रहा है। मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम कर रहा है। मतलब जो दिव्यांगजन है वो अगर कोई चीज़ बनाते हैं, उसका मार्केट में बेचना चाहते हैं, मेले में बेचना चाहते हैं, तो वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो दिव्यांगजनों से रिलेटेड है दिव्य मेला, गुजरात सूरत में किया गया है। हाल ही में 12वां संस्करण था उसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सामूहिक सूर्य नमस्कार में गुजरात ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में किस राज्य ने सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात ने बनाया है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, इसके बारे में पूछ सकते हैं। जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के साथ 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य ने एक साथ सबसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 51 श्रेणियों में 108 स्थानों से ये सेम हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है खेल से रिलेटेड है। ठीक है, पहला नाम किसका है? अनाहित सिंह जो है उन्होंने हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किन्होंने जीता है? अनाहित सिंह ने जीता है। भारतीय स्क्वैश में अनाहित सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। ठीक है, कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन में भारतीय स्क्वैश की अनाहित सिंह ने एडिनबर्ग में, ये सब रिपीट हो रहा है, उनकी उल्लेखनीय जीत ने उनकी झोली में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। मतलब इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं, बहुत सारे मैचेस जीते हुए हैं, उसी से रिलेटेड ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है किसने जीती है? कोनेरू हम्पी को महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता है उन्होंने। तो नाम याद रखिएगा क्या? कोनेरू हम्पी को महिला स्पर्धा में, मतलब फीमेल कैटेगरी में उन्हें रजत पदक मिला हुआ है। इसके बारे में क्या है? भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को उज्बेकिस्तान, मतलब आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में हुए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। आयोजन यहीं पर हुआ था। इसमें महिलाओं की श्रेणी में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत की कोनेरू हम्पी ने, ये सब रिपीट हो रहा है, इनकी उम्र देख लेते हैं। 36 ईयर ओल्ड हैं ये। ठीक है, ग्रैंड मास्टर ने समय पर टाई ब्रेक की अचानक मौत में रूसी खिलाड़ी अनास्तासिया
बोडनारू के सामने घुटने टेक दिए। ये लेख हम्पी की यात्रा, उसकी उपलब्धियों और खुले भाग में विदित गुजराती द्वारा झेले गए दुख पर प्रकाश डालता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ हुई है, उज्बेकिस्तान में हुई है। और भारतीय कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है, वो है कुनेरू हम्पी। बस आपको इतना ही याद रखना है। लैंग्वेज आपको इतनी याद नहीं रखनी है क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। ये जस्ट अ स्टोरी है ताकि आपको याद रहे चीज़ें कि उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये एक तरीके से इनको मिला गया है MS स्वामीनाथन पुरस्कार। ये इसकी हेडिंग आप डाल सकते हो, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से रिलेटेड है ये। तो क्या है, प्रोफेसर BR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा की कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जो उन्हें ये MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। तो उन्हें पुरस्कार किसने प्रदान किया है, तो किसने प्रदान किया, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत हैं, उन्होंने ये अवार्ड उन्हें दिया है अपने हाथों से, ठीक है। इसके बारे में क्या है, जो हमारा MS स्वामीनाथन पुरस्कार, उसकी स्थापना कब से हुई है, कब से देना स्टार्ट किया गया है, तो ये 2004 से कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 15 मार्च 2005 को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वो दिया गया था 15 मार्च 2005 को दिया गया था भारत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग, मतलब पहला हमारा दिया गया था किसे, नॉर्मन E बोरलॉग को दिया गया था 2005 में। और किन्होंने दिया था ये अवार्ड, तो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति थे 2005 में, उन्होंने दिया था। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में दिया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली बार किसे दिया गया था, तो दिया गया था नॉर्मन E बोरलॉग को दिया गया था पहली बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हो जाता है इम्पोर्टेंट, अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल। ये पहली बार भारत में खोला गया किसी भी जगह पर, तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है कि कहाँ खोला गया है, किसने इसका उद्घाटन किया, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलने वाली है, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी, उनके लिए क्या नया किया जाएगा। तो इसमें क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो किसने उद्घाटन किया है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने उद्घाटन किया है। उस उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में किया गया है पहला हमारा अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है। इसका क्या है, गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी निजी संगठनों या राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 42 पहले स्थापित किए जा चुके हैं। मतलब 42 पहले स्थापित किए जा चुके, लेकिन उद्घाटन किसी का अभी तक हुआ नहीं था। तो पहली बार जहाँ पर उद्घाटन हुआ है हमारा अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का, कहाँ पर हुआ है, मथुरा जिले के वृंदावन में हुआ है, आप ये याद रखिएगा। और कितने स्कूल बनाने टोटल, हमें 100 बनाने, जिसे 42 बन चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। 1960 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया था। तो लड़कियों की मंजूरी जो पहली बार मिली थी वो 1960 में मिली थी, जो भी सैनिक स्कूल होते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, पहला हमारा जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे खोला गया था, लखनऊ में खोला गया था। और किनके द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके द्वारा ये खोला गया था। आप ये डाटा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप हमारे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस देख रहे होंगे, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आप वो नोट कर रहे होंगे, जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। और हमारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है नोटबुक IAS का, आप चाहे तो भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।